गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर गुरलीन और मैं बात कर रही हूँ मेडिलेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू हेयरिंग लॉस के बारे में। रिसर्च और स्टडीज के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 बिलियन लोग कुछ डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस से सफर कर रहे हैं। आइए और अच्छे से जानते हैं हेयरिंग लॉस के बारे में हमारी सीनियर कंसल्टेंट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रितिका रॉय से। गुड मॉर्निंग। Thank you, Gurleen, for so nice introduction. Myself, Dr. Ritika Roy. I am an ENT specialist and director at Medilife Super Specialty Hospital. Today we will be talking about types of hearing loss. तो जैसे कि गुरलीन ने बताया कि हियरिंग लॉस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और जैसे जैसे देखते जा रहे हैं कि हियरिंग लॉस की संख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, ये बढ़ी रही है। हियरिंग लॉस मतलब कान से सुनाई का कम देना। हियरिंग लॉस कई तरह के होते हैं। इनमें जो मेनली टाइप्स है वो है 3 कॉमन टाइप्स। उसमें सबसे पहला आता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और तीसरा जो कॉमन है वो है मिक्स्ड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। मैम, आजकल हेयरिंग लॉस एक कॉमन हेल्थ इश्यूज है, इसके कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉमन कॉजेज तीनों के अलग अलग होते हैं। कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के अलग कॉजेज है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अलग कॉजेज है और मिक्स्ड के अलग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस की। तो कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस जो है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन हियरिंग लॉस है। द फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली होता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है। इसका कारण क्या होता है, जो हमारे कान का जो पिन्ना है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर मिडिल ईयर और उसके बाद आता है इनर ईयर। कान के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में यदि कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी रुकावट आए, तो उसकी वजह से जो होता है वो होता है कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बाहरी हिस्सा का, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पे साउंड कंडक्शन को रोकने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो हमारे कान के आउटर पार्ट में कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जहाँ की सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं जो सेरुमिन सिक्रेट करते हैं, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। वैक्स का बनना वैसे तो नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अत्यधिक वैक्स प्रोडक्शन भी नुकसान देता है। ज्यादा वैक्स बनके यदि कान का एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का रास्ता पूरा ब्लॉक कर देगा तो हमें सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केसेस में हमें कान की सफाई करवानी पड़ सकती है एक्सपर्ट के साथ। दूसरा जो होता है, अगर वैक्स नहीं है, अब उसके आगे आता है कान का पर्दा। कान का पर्दा दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में खराबी हो सकती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई बड़ा सा छेद हो सकता है, जैसे किसी बच्चे को या एडल्ट को कभी कान से पानी आया, बस आया, बवाल आया, तो यूजुअली वो कान के पर्दे में छेद होने के बाद ही आता है। तो पर्दे में यदि छेद है, हमारा कंडक्टिव पाथवे में अगेन गड़बड़ी हो गया, तो उससे फिर हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है। पर्दा जो है यदि खूब ज्यादा थिक हो, मोटा जो पर्दा है वो भी साउंड कंडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, या बहुत ज्यादा थिन पर्दा है तब भी कंडक्शन अच्छे से नहीं हो सकता, या पहले कभी किसी का कान बहता था, अब वो हील हो गया है, वहाँ पे स्क्लेरोसिस हो जाता है, कैल्शियम डिपोजिट होकर के वहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो थिक मोटी सी हो जाती है, अगेन वो साउंड कंडक्शन अच्छे से नहीं कर पाती। तो ये भी एक कॉज होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। इसके बाद आ जाते हैं और अंदर, तो मिडिल ईयर वाले पोर्शन में, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अब आ गए हैं मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर में हमारे पास होते हैं कान की छोटी छोटी जो हड्डियां होती है, ऑसिकल्स कहलाते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ये जो हड्डियां है ये पर्दे से लेकर के साउंड को कंडक्ट करके स्टेपिस के थ्रू इनर ईयर के वहां पे पहुंचाता है, ठीक है। अब ये जो है, अगर इस ऑसिकुलर पाथवे में कोई ब्रेकडाउन हो, या तो एक ऑसिकल दूसरे ऑसिकल के साथ उनकी कंडक्टिविटी टूट गई, ब्रेक होने का क्या कारण हो सकता है, ऑसिकुलर जो है नेक्रोसिस हो गया। ऐसा कब होता है, कभी कान में कोलेस्टिटोमा जैसी कोई बीमारी हो गई, जो हड्डियां गलने की बीमारी होती है, तो जो कान की छोटी हड्डियां है वो गलने लग गए, आपस में उनका कंडक्शन नहीं रहा, या एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ चिपक गई, तो जो उसकी मूवमेंट होनी चाहिए थी साउंड को आगे कंडक्ट करने के लिए वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोसिस। तो स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें हमारी जो ऑसिकल्स है वो फिक्स हो जाती है, स्टेपिस का फुट प्लेट फिक्स हो जाता है, तो आगे साउंड कंडक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली।
एक दूसरी चीज हो सकती है ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, ऑसिकल्स आपस में कंटिन्यूअस नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तब भी हमें साउंड कंडक्शन में दिक्कत आ सकता है। तो मिडिल ईयर में कोई भी पैथोलॉजी हो, या तो कान के ऑसिकल्स में कोई गड़बड़ी हो, या मिडिल ईयर में कोई फ्लूइड आ गया हो, पस आ गया हो, या कोई हैमरेज हो गया हो, ब्लड आ गया हो, तो मिडिल ईयर में फ्लूइड का होना, ब्लड का होना, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी का होना, ऑसिकुलर फिक्सेशन का होना, ये सभी जो है कंडक्टिव पाथवे को रुकावट करते हैं और जिससे हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है। जो दूसरा टाइप का आपने पूछा मुझसे कि और क्या टाइप्स होते हैं, तो उसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कब हो सकता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है जब हमारे कान का सेंसरी सिस्टम और आगे जो कंडक्शन पाथवे है न्यूरल सिस्टम, इसमें कोई गड़बड़ी हो। ऐसा जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। आपने सुना होगा कि इनके दादाजी को कान में कम सुनाई देता था, इनके पिताजी को भी कान में कम सुनाई देता था, अब इनको भी कान में कम सुनाई देता है। तो इट्स अ हेरिडिटरी प्रोसीजर। तो हेरिडिटरी भी होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दूसरा हो सकता है बहुत ज्यादा हाई नॉइस एक्सपोजर वाले जगह पे कोई काम कर रहा है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कोई काम करता है। अब फैक्ट्रीज में जो नॉइस एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा हो सकता है, उससे कंटिन्यूअस हाई साउंड एक्सपोजर की वजह से जो कान के आउटर हेयर सेल्स है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तीसरा एक होता है एकॉस्टिक ट्रॉमा। एकॉस्टिक ट्रॉमा यानी और नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस जो कहते हैं, जहाँ पे राइफल्स वगैरह की प्रैक्टिस होती है, उनमें खुद जैसे बुलेट वगैरह शूट किया या कहीं बम फट गया, एकदम बहुत ज्यादा सीवियर हाई इंटेंसिटी का साउंड एक्सपोज हुआ सडनली कान में, उसकी वजह से कान के जो हेयर सेल्स है वो डैमेज हो गए और एक परमानेंट टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कुछ लंबे समय से पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा था, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसा जो है कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस का जो कैटेगरी 2 वाले ग्रुप होते हैं उसमें कुछ इंजेक्टेबल्स लगते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रुप के। ऐसे जो इंजेक्शन है लंबे समय तक अराउंड 2 महीने तक करीब लगता है और उसका साइड इफेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी और उससे कान के सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। कुछ एंटी कैंसर मेडिकेशन है जिनको लंबे समय से यूज करने पे कान के आउटर हेयर सेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं और उससे भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये मोटा मोटा 2 मेन कैटेगरी हो गया आपके लिए, एक हो गया कंडक्टिव हियरिंग लॉस और दूसरा हो गया सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। जो तीसरा टाइप है दैट इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब मिक्स्ड हियरिंग लॉस में कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों का कंपोनेंट होता है, तब उसे हम कहते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। मैम, हियरिंग लॉस के अर्ली साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो भी पेशेंट होता है वो खुद अपने आप को नहीं नोटिस कर पाता कि मैं कम सुन रहा हूँ। ये यूजुअली जो साथ में रहने वाले परिवार के मेंबर्स है वो लोग नोटिस करते हैं कि ये कम सुन रहे हैं। कैसे आपने सुना होगा कि कोई भी चीज आपने बोला किसी को और वो बोलता है हाँ फिर से बोलो, क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया। या फिर आप देखोगे कि टीवी का जो वॉल्यूम है, नॉर्मली हम सब जितनी वॉल्यूम में सुन रहे हैं हमें समझ में आ रहा है और घर का एक व्यक्ति आता है वो टीवी का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा करके सुनने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहे कम पिच में, तो उसको साउंड बढ़ा करके सुनता है। तीसरा आपने नोटिस किया होगा जो लोग कम सुनते हैं वो ऊंची आवाज में बोलते भी है। वो ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं क्योंकि हर इंसान को कुछ भी चीज जब हम बोलते हैं ना तो हमें अपनी आवाज सुनाई दे देती है। हम अपनी आवाज को सुनते हैं तभी हम बोल रहे होते हैं, तो हमारे कान में हमारी खुद की आवाज नहीं सुनाई दे रही तो हमें और तेज बोलना पड़ रहा है। तो ऐसे इंसान जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है वो ऊंचा बोलते हैं, वो एक चीज को बार बार पूछते हैं, या आपको कई बार लगता है कि हमने कितने बार बोल दिया उन्होंने सुना ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो ध्यान क्या दे रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं ना सुनाई देने का। दूसरा बच्चों में देखोगे स्कूल में जो पढ़ रहे होते बच्चे, कई बार इनके कान बहते होते हैं या कान में वैक्स इतना ज्यादा इम्पैक्टेड है कि उनका जो कंडक्शन पाथवे है उसमें ब्लॉकेज है, अब वो सुनाई उनको अच्छे से दे नहीं रहा। धीरे धीरे उनके स्कूल में ग्रेड्स कम होने लग गए, वो जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता था अब उसके नंबर कम आने लग गए। टीचर उसको आए दिन डांट रही है कि तुम क्लास में ध्यान नहीं देते हो, मैं जो बोल रही हूँ तुम उसको लिख नहीं रहे हो, मैं बोल रही हूँ तुम सुन नहीं रहे हो। तो सुन नहीं रहा है क्या, बच्चे को सुनाई दे नहीं रहा है,
बच्चा तो अच्छा है, वो कोऑपरेट कर रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है, पर उसने आपकी बात सुनाई नहीं थी उसको, तो फिर वो कैसे आगे परफॉर्म करेगा? तो दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन कैन गेट मच बेनिफिट इफ वी आर एबल टू ट्रीट देम। सर, हमें डेली लाइफस्टाइल में ऐसी कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो हियरिंग लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हियरिंग लॉस प्रिवेंट करने की अच्छा एक चीज तो मैं जरूर बताना चाहूंगी, आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है, हम सभी यंगस्टर जो है कान में ईयरफोन हेडफोन यूज करना जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन कर लिया है। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। लोग जो डायरेक्टली फोन ऐसे पकड़ के बात कर सकते थे, वो फोन जेब में रख करके यहाँ ईयरफोन अंदर डाल करके बात करना पसंद करते हैं। गाने सुनना है, जॉगिंग करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, तो कान के अंदर ईयरफोन लगाए। अब ये साउंड जो है, म्यूजिक जो है, वो कब जो है उनका पिच हाई हो सकता है, अचानक से लो हो सकता है, अचानक से हाई पिच आ सकता है। तो वो कान के जब हम एकदम बिल्कुल अंदर डाल करके रखे हैं ईयरपोड्स, तो हमारे जो आउटर हेयर सेल्स है, इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स, ये सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं जो कान में साउंड कंडक्शन को आगे न्यूरल पाथवे में ले जाते हैं। ठीक है, ये हाई साउंड एक्सपोजर से परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। लॉन्ग टाइम हियरिंग एड जो ईयरपोड्स यूज करने से आपके कान परमानेंट डैमेज को हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है। तो मैं तो बोलना चाहूंगी कि सभी को ईयरफोन यूज करना कम से कम करना चाहिए। हाँ, ये उस समय के लिए ठीक है कि आपको हैंड फ्री रखना है, कि आप ड्राइव कर रहे हो, आप मोबाइल पकड़ करके ड्राइव करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि ईयरपॉड लगा करके भी बातें करते करते चलेंगे तो ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है, तभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इट्स नॉट एट ऑल एडवाइसेबल कि ड्राइव करते समय आप बातें करते रहे फोन पे। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि घर पे आप कुछ घर के काम कर रहे हो, आपको अपने हाथ फ्री चाहिए, आपको जरूरी पड़ रहा है, तो आप अगर यूज कर रहे हो तो वो भी ओवरहेड वाला जो होता है, जिसमें कान के अंदर नहीं डाल के रखते, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल एंड दैट इज लेस हार्मफुल। और कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा जॉब है जिसमें उनको अराउंड 8-10 घंटे कान में ये सुन करके ही आंसर करना होता है। आगे उनकी जॉब ही ऐसी है, जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है जिसमें उनको कॉल सेंटर वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको सुनना ही पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप आपका जॉब ही यही है जिसमें आपको सुनना ही है और उसका आंसर ही करना है, तो आप ओवर द हेड वाले जो हेडबैंड्स वाले जो होते हैं जिसमें ऐसे बाहर से रखे रहते हैं, वो वाला आप यूज करिए। इन द ईयर वाला इज मोर हार्मफुल, बाहर से रखने वाला विल बी लेस हार्मफुल। मैम, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जो है बहुत कॉमन है। जैसे जैसे मैं तो ये कहूंगी कि जो ओल्ड एज में यूजुअली हियरिंग लॉस मेल में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल में थोड़ी देर से आता है। एंड द मेल पीपल आर ब्लेस्ड कि इस एज में जब आपस में वाइफ और हस्बैंड लड़ रहे होते हैं, एक व्यक्ति जो सुनेगा ही नहीं, उसने कुछ खराब बात बोल दी तो उन्होंने कान में सुना ही नहीं, तो लड़ाई कम होगी। परंतु वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला करके एक बार बोले जा रही है और हस्बैंड जो है वो सुन ही नहीं रहा है, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा है। वो तो इसलिए रहा है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो ना हो या कम गति से हो, उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को जो कि 50+ 60+ हो रहे हैं, उनको अपना शुगर का जांच करा लेना चाहिए। आजकल शुगर की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ज्यादा कॉमनली हो रहा है। जैसे ही हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, तो हमें न्यूरोपैथी, पैरों में सुन्न पड़ना, किडनी में रीनल फेलियर तरफ जाता है, आंखों में रेटिनोपैथी, बाकी सब जगह नसों में न्यूरोपैथी, ये सब हाई ब्लड शुगर की वजह से होता है। तो अगर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर ले, तो आप कुछ हद तक के हियरिंग लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरे ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, जहाँ काफी ज्यादा नॉइस एक्सपोजर है, उनको ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करना चाहिए, कान को अपने प्लग कर लेना चाहिए। जो लोग एरोप्लेन जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ भी साउंड एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए भी यही एडवाइसेबल है कि वो ईयर प्लग्स का यूज करें। लॉन्ग रन में अगर आप ज्यादा नॉइज एक्सपोजर में रहोगे तो अगेन आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। तो साउंड एक्सपोजर अगर ज्यादा है तो वहाँ पे आप ईयर प्लग्स यूज करें। शुगर के व्यक्ति यदि है तो वो अपना शुगर कंट्रोल करके रखें। ये दो मेन चीज है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को कंट्रोल करके रखने का। मैम, हियरिंग लॉस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है?
तो जो हियरिंग लॉस मैंने आपको बताया 3 मेन टाइप्स के होते हैं, कंडक्टिव टाइप, सेंसरी न्यूरल टाइप और मिक्स्ड टाइप। हर एक का ट्रीटमेंट भी अलग तरह से होता है। अब यदि कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है जिसमें वैक्स की वजह से यदि है तो आप वैक्स क्लीनिंग करा सकते हैं, अपने नियर बाय ईएनटी एक्सपर्ट से मिलेंगे, वो एंडोस्कोपी करते हुए सक्शन क्लीनिंग के साथ आपका ईयर वैक्स निकाल सकते हैं या फिर सिरिंजिंग वगैरह के साथ निकाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत आगे है तो मॉपिंग के साथ भी निकल सकता है। वैक्स निकल गया, रास्ता क्लीन हो गया तो कंडक्शन पाथवे में कोई ब्लॉकेज नहीं है, सुनेगा बच्चा। दूसरा, यदि आपके कान में कोई फंगल इन्फेक्शन है तभी भी कम सुनाई दे सकता है, तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह या किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसमें पर्दों में सूजन वगैरह आ गया है तो उसमें आप खाने वाली गोलियां डालने के लिए कुछ एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल ईयर ड्रॉप जरूरत के हिसाब से, जो कंडीशन है उसके हिसाब से देख करके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और वो डालने के बाद भी ठीक हो जाता है। तीसरा जो है, यदि कान के पर्दे में छेद है तो इसको भी सर्जिकली आप ठीक कर सकते हो। नया पर्दा डल जाता है, आजकल तो बहुत अच्छे एडवांस तरीके की सर्जरी आ गई है जो पूरी तरीके से एंडोस्कोपिकली सर्जरी हो जाती है, बड़ा चीरा भी नहीं लगता और किसी को पता भी नहीं चलता और कान का पर्दा डल भी जाता है। उसके बाद नया पर्दा जब बन गया तो अच्छे से सुनाई देने लग गया। अगर ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है या ऑसिकुलर फिक्सेशन है तो उसको भी सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है मेनली वो सर्जिकली या मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में ठीक हो जाता है। जो दूसरा ग्रुप है वो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होने का कारण है मेनली आपके नसें कमजोर हो गई। यूजुअली ये परमानेंट टाइप का हियरिंग लॉस होता है, पर अगर आप अर्ली स्टेज पे डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हो तो इस चीज और प्रोग्रेस ना हो उसको रोकने के लिए मेडिकेशंस होते हैं, तो डॉक्टर आपको उसके लिए गाइडेंस दे सकता है। दूसरा, हियरिंग एड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है जो मॉडरेट से सीवियर ग्रुप में है तो फिर आप हियरिंग एड्स के साथ में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में अच्छे से कन्वर्सेशन करना, ये सब डेली लाइफ एक्टिविटीज में आप ठीक कर सकते हैं उसको। जो तीसरा टाइप का है दैट इज मिक्स्ड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, जिसमें आपके पर्दे में छेद भी है मानिए और आपके साथ में नसें भी कमजोर हो रही है, तो उसमें सर्जिकल प्लस मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ कई बार हियरिंग एड भी यूज करना पड़ सकता है फॉलोइंग सर्जरी, और उसके साथ में ये ठीक हो सकता है। Thank you, ma'am. A huge thanks to Dr. Dikta Roy, ma'am, for giving us their precious time and sharing this wonderful piece of information. अगर आपको भी इनमें से कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू।